ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। एबीपी न्यूज पर वक्त है सबसे बड़े डिबेट शो महादंगल का। बिहार के बाद अब 12 राज्यों में वोटर लिस्ट सुधार अभियान का काम जारी है और राजनीति के मैदान में इस पर घमासान भी खूब मचा हुआ है। जब से वोटर लिस्ट में सुधार की प्रक्रिया शुरू हुई है, उत्तर प्रदेश में इस काम में लगे 4 बीएलओ की मौत हो गई है। बरेली, फतेहपुर, लखनऊ और गोंडा में लोगों की जान गई। इनमें से 3 लोगों ने खुदकुशी की और एक की ब्रेन हेमरेज से मौत हो गई। परिवार का आरोप है कि काम के दबाव की वजह से इन लोगों ने जान दी है। हालांकि चुनाव आयोग काम के ज्यादा दबाव की बात से इनकार कर रहा है और मौत की जांच जारी होने की बात कही गई है। वोटर लिस्ट सुधार अभियान के तहत पूरे देश में अभी तक 25 बीएलओ की मौत हुई है। इसकी वजह क्या है, ये जांच का विषय है, लेकिन विपक्ष इसे लगातार मुद्दा बना रहा है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि बीएलओ पर जरूरत से ज्यादा दबाव बनाया जा रहा है, इसीलिए उनकी जांच जा रही है। एसआईआर के जरिए करोड़ों लोगों के वोट का अधिकार छीनने की कोशिश है। बीजेपी लोकतंत्र को कमजोर करना चाहती है। ममता बनर्जी भी कह रही हैं कि इतनी जल्दबाजी में वोटर लिस्ट में सुधार की आखिर क्या जरूरत है। विपक्ष को पूरी प्रक्रिया पर शंका है, लेकिन बीजेपी का कहना है इसकी वजह हार का डर है। बिहार के बाद आने वाले चुनावों में भी विपक्ष की हार होने वाली है, इसीलिए वो बहाने बना रहे हैं। बीजेपी का यह भी कहना है कि अगर सही वोटर की पहचान हो रही है और जो अवैध तरीके से वोट डालते हैं, जो देश के नागरिक नहीं हैं, उनके नाम काटे जा रहे हैं, तो फिर विपक्ष को परेशानी क्या है। पक्ष और विपक्ष के दावों के इस दंगल के बीच सवाल यह है कि मतदाता सूची में सुधार क्यों हो रहा है, इसको लेकर है या फिर इसकी प्रक्रिया को लेकर इतना बवाल मचा हुआ है। सही वोटर की पहचान की जा रही है, फिर इतना घमासान क्यों है। वोटर लिस्ट सुधार पर इस शोर का चुनाव में क्या असर होगा, उत्तर प्रदेश में किसका जोर चलेगा, कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा करेंगे। लेकिन इस मुद्दे पर आज किस तरह की बयानबाजी हुई है, पहले वो सुनिए। फांसी लगा लिया अचानक सुबह। अब इनके ऊपर कोई दबाव रहा होगा, ऐसे कैसे लगा लेंगे। सिर्फ पहुंचना था, गेस्ट हाउस खाली लेकिन मेरे तो काम को बहुत प्रेशर है और नहीं कर पा रहा है। फिर बाद में करेंगे, अभी नहीं कर पा रहे। फतेहपुर में जिसकी शादी होने वाली थी, वो आत्महत्या कर लिया। बड़े पैमाने पर बीएलओ की जान गई है। किस मेंटल प्रेशर में वो काम कर रहे हैं। हम क्यों कह रहे हैं कि गुजरात में जो बीएलओ मर गया उसके लिए कौन जिम्मेदारी है। राजस्थान में जो मर गया वो तो बीजेपी गवर्नमेंट है। मध्य प्रदेश में जो मर गया, क्या जरूरत था इतना जल्दी इसको ऐसा करना। में अगर किसी को सांप में काट लिया और उसका मौत हो गया, उसका कारण भी एसआईआर है। अगर किसी ने प्यार में धोखा खाकर खुदकुशी कर लिया तो उसका कारण भी एसआईआर है। एक टीचर को आप उससे उम्मीद करेंगे कि वो 18-19 घंटे 20 घंटे काम करे और 20 घंटे काम करके भी वो पूरा ना कर पा रहा हो, तो निश्चित रूप से स्थिति भयावह है। बांग्लादेशियों, रोहिंग्या घुसपैठियों का वो निश्चित तौर पर एसआईआर में कटेगा। तो कुल मिलाकर लोकतंत्र की हिफाजत करना आज से बड़ा दिन कौन हो सकता है। संविधान का सबसे बड़ा अधिकारी यही जी, और उसकी हत्या हो रही। 4 बीएलओ हमारे एसआईआर में दबाव के कारण वो इतने प्रेशर में आ गए, उनको आत्महत्या करना पड़ा। उत्तर प्रदेश की सरकार से 50-50 लाख रुपए की मांग करता हूं। सुधार का शोर, वोटर के शोर, कई मुद्दे ऐसे हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा होगी। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं, लेकिन ये अलग अलग तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 4 बीएलओ की जान चली गई है। यूपी में वैसे तो चुनाव 2027 में होने हैं, हालांकि ज्यादा दिन बाकी नहीं, तकरीबन 1.5 सालों के बाद, और इसी वजह से वहां पर अखिलेश यादव ने न सिर्फ इस पूरी प्रक्रिया को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है, बल्कि बीएलओ की मौत के लिए भी लगातार वो सवाल दाग रहे हैं। पश्चिम बंगाल में तो 3 महीने के बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, वहां से भी सवालों का शोर लगातार उठता हुआ राजधानी दिल्ली की ओर रुख कर रहा है। खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, उनका तारुफ परिचय आपसे करवा देती हूँ। के शर्मा जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ हैं। राजकुमार भाटी जी, आप प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मलूक नागर जी, महासचिव आरएलडी के हमारे साथ हैं। आपको टीवी स्क्रीन पर आलोक शर्मा जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के इस वक्त दिखाई दे रहे हैं।
नवल शर्मा जी प्रवक्ता जेडीयू के हमारे साथ हैं, संजय सरकार जी नेता टीएमसी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। के शर्मा जी, शुरुआत आपसे करते हुए अखिलेश यादव की ओर से सीधे सवाल दागे गए हैं कि लोकतंत्र को खत्म करने की ये बड़ी साजिश की जा रही है और 4-4 बीएलओ की जान चली गई है। इस पूरी प्रक्रिया में इतना ज्यादा दबाव उनके ऊपर डाला जा रहा है, तो फिर इस प्रक्रिया को आप जायज कैसे बता सकते हैं? वो कह रहे हैं समय इतना कम दिया गया है कि दबाव की वजह से लोगों की जानें जा रही हैं, लोग सुसाइड कर रहे हैं। के शर्मा जी। देखिए चित्रा जी, मैं शुरुआत में एक दो बातें कहना चाहता हूँ। कोई एसआईआर की प्रक्रिया पहली बार तो भारत में हो नहीं रही है। इसके पहले भी 6-7 बार एसआईआर हो चुके हैं इस देश के अंदर। दूसरी बात, ये झूठ कैसे है इसको समझने की आवश्यकता है। आप ये सोचिए कि एक बूथ में 1000 से 1200 के आसपास जो है जनसंख्या है, लोगों की संख्या है। इसके मतलब क्या हुआ? 200 से 250 परिवार, 250 से 300 परिवार, 300 परिवार को 30 दिनों के अंदर में जाकर आइडेंटिफिकेशन करना है, और वो भी उसमें से भी 80% से ज्यादा लोग 2003 के वोटर लिस्ट में। हाँ। अब उसमें बचे 20% और बाकी लोगों के तो फॉर्म ही जमा होने हैं। ये बहाने बनाकर अखिलेश यादव और ममता बनर्जी और ये लोग एक प्रेशर क्रिएट करना चाहते हैं जो कि झूठ का बवंडर, और ये बताने की कोशिश की देखो। अच्छा मुझे बताइए, बिहार में एसआईआर हुआ, कोई मरा? कोई मरा? यहां पर अलग अलग कारणों से, मेरे पास ये सभी लोगों के लिस्ट हैं जिनके मौत के कई भिन्न भिन्न कारण हैं। कोई किसी की मौत ब्रेन स्ट्रोक से हुई, किसी की कार्डियोलॉजिस्ट से हुई, किसी विभिन्न कारण उसमें दिए हुए। और मुझे एक आश्चर्य है कि ये मौत का बेवजह एक बहाना बनाकर आप एक संवैधानिक प्रक्रिया को डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर आपको डर क्या है एसआईआर से? क्यों डर रहे हैं भाई? जब मतदाता सूची को सही तो करना है। और मैं, एक भी मौत दुखद है, एक भी मौत होना दुखद है, लेकिन क्या विभिन्न कारणों से यदि मौत हो रहे हैं, और जिसमें एक रजिस्ट्रार का एक रिपोर्ट भी अभी मैं देख रहा था कि देश भर में प्रतिदिन 30,000 मौतें होती हैं और कई कारणों से होती हैं। के शर्मा जी, बिहार में 5 बीएलओ की मौत हुई थी, लेकिन वोटर लिस्ट में सुधार के दौरान कुल 25 मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश में 8, गुजरात में 5, यूपी में 4, बंगाल में 4, राजस्थान में 2, केरल में 1, तमिलनाडु में 1। ये बिल्कुल सही बात है कि एक भी मौत अपने आप में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण होती है, लेकिन यहाँ पर तो 25 लोगों की जान चली गई है। ऐसे में बजाय इसके कि हम बहुत सुपरफास्ट तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया से वोट शुद्धिकरण का काम कर लें, कम से कम ये देखें कि मौत की असल वजह क्या है। अगर दबाव है तो उसको कम करना होगा। के शर्मा जी, इसको हम भगवान के भरोसे नहीं टाल सकते कि इनकी मौत तो ब्रेन स्ट्रोक से हो रही है, इनकी मौत इससे हो रही है। 25 लोगों की जान जा चुकी है अब तक। नहीं, मैं बिल्कुल आपसे, और मेरी पूरी संवेदना है, किसी भी तरह की मौत से मेरी संवेदना है, लेकिन उसको इसका बहाना बनाना। और मुझे आश्चर्य है, जो मैंने आंकड़े बताए कि 250 से 300 परिवार हैं, उसमें कौन कौन है? एक बीएलओ है, एक बीएलए, विभिन्न राजनीतिक दलों के भी एजेंट उसमें हैं, बूथ मित्र भी हैं उसमें। ठीक है, मतलब एक व्यक्ति पर के प्रेशर को कम करने के लिए 4 बॉडी काम कर रही है। 250 परिवार को 300 परिवार के वोटरों का अरेंज करना है, और उसमें जो है 4 लोग लगे हुए हैं, और वो भी विभिन्न राजनीतिक दल के लोग लगे हुए हैं। और उसको ये जिस तरह से प्रोपोगंडा बनाने की कोशिश हो रही है, बिल्कुल मैं कहता हूं कि जांच होनी चाहिए। हाँ। किन कारणों से हुई है मौत, लेकिन उसको बहाना बना देना, उसको ये कह देना कि इसके कारण से हो रही है, ठीक है, जिसका कोई तथ्यात्मक रिपोर्ट। आलोक शर्मा जी, जिन राज्यों में प्रक्रिया चल रही है वहां पर तकरीबन 51 करोड़ वोटर हैं। इनमें 5,33,000 बीएलओ हैं और 7 लाख से ज्यादा राजनीतिक दलों के बीएलए लगे हुए हैं। ऐसे में पूरी की पूरी प्रक्रिया को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा करना। आलोक शर्मा जी, चुनाव आयोग की ओर से कहा जा रहा है कि राजनीतिक पार्टियां डर का माहौल बना रही हैं।
और पूरी प्रक्रिया को रोकना चाहती है। बीजेपी चुनाव आयोग को बचाना चाहती है, चुनाव आयोग बीजेपी की सरकारें बनवाना चाहता है। बिहार में भी एसआईआर हुआ, 5 लाख डुप्लीकेट वोटर हैं, कौन जिम्मेदार है? क्या आलोक शर्मा जिम्मेदार है या विपक्ष जिम्मेदार है? 12 लाख वोटर ऐसे हैं अभी भी जिसमें ABCDEFGH उनके फादर का नाम है और एड्रेस 0000 एड्रेस है, कौन जिम्मेदार है? किस आधार पर वोट बन गया? 17 लाख वोट तो यही हो गए। अगर एसआईआर कर रहे हैं तो उसका नेट रिजल्ट क्या निकल रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। उसके प्रोसेस पर, प्रक्रिया पर पहले सवाल उठे, अब एंड रिजल्ट पर भी उठ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि साहब BLO लगे हैं, फलाने लगे हैं, ये लगे हैं, बिल्कुल लगे हैं, लगने चाहिए। लेकिन मुझे केवल ये बताइए, क्या परमात्मा ने कहा है कि भाई 1 ही महीने में कंप्लीट कीजिए? अगर ये प्रोसेस 2 महीने में कंप्लीट हो जाता है तो कौन सी दिक्कत है? 1 ही महीने में इसलिए होना चाहिए कि विपक्षी दलों को समय ना मिले। यूपी में क्योंकि आपकी सरकार है, सिस्टम आपका है, विपक्षी दलों को किसी भी तरह का सतर्क होने का समय ना मिले। कितने ही ऐसे लोग हैं जो साफ साफ कह रहे हैं कि हमारे यहाँ कोई BLO नहीं आया, कोई नहीं आया, हमने कोई फॉर्म नहीं भरा, फिर भी हमारा वोट बन गया। अब बात आती है कि इलेक्शन कमीशन को बचाने के लिए भाजपा क्यों उतरती है? अभी शर्मा जी ने कहा कि पहले भी हुए एसआईआर। भाई 2003 में एसआईआर हुआ, उसमें कोई इस तरह का फॉर्म नहीं भरवाया गया, कोई वोटर लिस्ट को खत्म नहीं किया गया कि आज के बाद ये वोटर लिस्ट डेड हो गई, ऐसा नहीं था। कोई ऐप नहीं था जिसमें बहुत ज्यादा कम्बरसम प्रोसेस था कि उसके माध्यम से भरा जाएगा। इतना टफ प्रोसेस आपने क्यों किया? और यहां तक भी सुनने में आ रहा है कि बहुत जगह पर जो BLOs हैं या जो सरकारी अधिकारी है वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने ये आवाज उठाई है इसलिए प्रोसेस टफ कर दिया हमने। मध्य प्रदेश में सरेआम लोग कह रहे हैं, मतलब ये भी विपक्ष की जिम्मेदारी है। अब वो कह रहे हैं साहब वो मौत हो गई, उसकी जांच होनी चाहिए। जांच का रिजल्ट मैं बता देता हूं। जांच का रिजल्ट ये होगा कि कांग्रेस और सपा की वजह से यूपी में हो गई जिद्दत, क्योंकि सिस्टम इनका है। जिस देश के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जूता मारने के बाद तमाम लोग सड़कों पर आकर कह रहे हैं बहुत अच्छा किया, ये इसी लायक था। इस देश को कहां ले जा रहे हैं आप? क्यों ले जा रहे हैं आप? हरियाणा की 5 EVM सुप्रीम कोर्ट गई, एक पंचायत के चुनाव की, छोटा सा जवाब, और वो पूरी तरह से चुनाव का रिजल्ट बदल गया चित्रा जी। ठीक है, केवल 5 EVM पे, लेकिन EVM पे जो सवाल खड़ा करेगा वो देशद्रोही है, मैं चित्रा जी संविधान का विरोधी है। हाँ, उनके बाद प्रोसेस में अगर कोई गलती है, कोई खामी है, तो उसको दूर करने के लिए अगर कोई विपक्षी दल आवाज उठा रहा है तो क्या दिक्कत है उसमें? इलेक्शन कमीशन ने पहले CCTV फुटेज देने से मना किया, फिर वोटर लिस्ट मशीन रीडेबल नहीं देंगे हम, फिर उसके बाद कम समय देंगे हम, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स को हम नियुक्त करेंगे। ठीक है, मतलब मोदी जी और अमित शाह जी बैठ के नियुक्त कर देंगे, चीफ जस्टिस को उससे बाहर कर दिया। ये पूरा जो है ये लोकतंत्र के ऊपर आघात है। विपक्ष को इस बात का डर है के शर्मा जी, आप इस पर 2 लाइन में जवाब दे दीजिए। चोरी कर रहे हैं, ठीक है, हम सरेआम कह रहे हैं कि मोदी जी, उसके बाद में बाकी लोगों के पास जाएंगे। ठीक है, मैं छोटी सी जवाब, मैं छोटा सा जवाब देता हूं। बोलिए। मैं आलोक जी थोड़ी सी भी शर्म हो तो बिहार के हार के बाद बिहार के वोटर लिस्ट और SIR की रोना छोड़ दीजिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि थोड़ा सा भी शर्म हो, इतनी बुरी हार आ रहे हो, हार के कारण ढूंढो कि किन कारणों से हारे हो। अभी भी अब मैंने नहीं बोला चित्रा जी, मैंने नहीं बोला था। जल्दी से अपनी बात खत्म कर लीजिए, बाकी लोगों के पास। एक मिनट रुक भैया, बदतमीज आदमी कुछ भी बोलते रहते हैं। टीवी तोड़ के बाहर आ जाएगा क्या? टीवी तोड़ के बाहर आएगा, क्या करेगा तू वहां से? 5 लाख डुप्लीकेट वोटर है, कौन जिम्मेदार? मैं ये कह रहा हूँ कि इतनी बुरी हार, 6 पर बैठकर 6 सीट मिली है कुल बिहार में यार, 6 मिली है, अगली बार 1 भी नहीं मिले, 6 सीट जीते हो, इसके बाद भी कमीशन अगर यही रहेगा, इस तरह से प्रोसेस रहेगा, किसी को 1 सीट नहीं मिलेगी। मुझे बोलने दीजिए चित्रा जी, मुझे बोलने दीजिए प्लीज, मुझे बोलने दीजिए। बोले जल्दी से। मैं ये कह रहा हूँ कि एक कंप्लेंट इन्होंने वहां के चुनाव आयोग को नहीं दिया। अरे यार, एक 10 आदमी भी रोड में उतर के SIR का चुनाव आयोग का विरोध नहीं किए, वहां के 10 वोटर भी विरोध नहीं किए। लाख कंप्लेंट कांग्रेस, अब इनको बंद कराइए सर, इसको बंद कराइए। ठीक है, नवल शर्मा जी, बाकी लोगों के पास जाना है, उधर TMC के भी नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जल्दी से अपनी बात खत्म कर लीजिए, राजकुमार भाटी जी भी इंतजार कर रहे हैं। इनको इसीलिए अपनी बात जल्दी से खत्म कर लें प्लीज। के शर्मा, मैं यही कह रहा हूँ। हाँ, मैं यही कह रहा हूं। मैंने कहा कि चुनाव आयोग के विरुद्ध वहां स्वायत्त जनता में एक भी आक्रोश का कहीं पर कोई प्रदर्शन नहीं हुआ। ठीक है,
बिहार के अंदर एक भी कंप्लेंट इन्होंने नहीं दिया, लेकिन आज भी ये झूठ बोलेंगे। ठीक है, राजकुमार भाटी जी को मैं लेकर आना चाहूंगी। ठीक है, अब छोड़ देते हैं, 2003 में बार बार नहीं जाते हैं। 2003 से लेकर अब तक बहुत पानी बह चुका है, अभी मौजूदा वक्त में ही रहते हैं। राजकुमार भाटी जी, राजकुमार भाटी जी, हाँ ठीक, एक लाइन में जल्दी से खत्म करें। मैं ये कह रहा हूं कि एसआईआर की प्रक्रिया 1 महीने की नहीं है। एसआईआर की प्रक्रिया 1 महीने की नहीं है। ठीक है, एसआईआर की प्रक्रिया 3 महीने की है। अब मैं आ जाती हूँ राजकुमार भाटी जी। पहले महीने में तो फार्म जमा हो रहे हैं। राजकुमार भाटी से बकायदा उसमें डिलीशन और ठीक है, ज्वाइंट करने के वर्क हैं। ठीक है, ठीक है, इसके बाद 3 महीने पे अब बाकी लोगों को सुन लेते हैं। राजकुमार भाटी जी, आप लोग सवाल उठा रहे थे कि बीएलओ को ट्रेनिंग क्यों नहीं दी गई, दबाव से वो कैसे निपटे, ये क्यों नहीं बताया गया। तो बीएलओ की ट्रेनिंग 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक हुई थी अलग अलग जगहों पर, राजकुमार भाटी जी, और ये भी कहना है कि अभी तो जांच हुई नहीं है। पहले ये कहता ना कि नहीं, काम का दबाव था, अधिकता थी, इस वजह से लोगों की जांच जारी है, ये कहां तक जायज है। राजकुमार भाटी जी। चित्रा जी, एसी कमरे में बैठकर सोफा कुर्सी पे आरामदायक तरीके से बैठ के ये कह देना कि एक बूथ पे मात्र 1000 वोट हैं, कितना समय लगता है, बहुत आराम से हो जाएगा, ये कहना बहुत आसान है। लेकिन व्यवहारिक तौर पे आप फील्ड में जाके देखें तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या परेशानियां बीएलओज के सामने आ रही हैं। के शर्मा जी, मुझे केवल इतनी से एक प्रश्न का जवाब दे दें कि अगर ये इतना आसान काम है तो यहाँ नोएडा में जहाँ हम बैठे हैं, जिला गौतम बुद्ध नगर में भी इस बाकी के साथ एसआईआर प्रक्रिया चल रही है, अभी तक 50% फार्म भी अपलोड नहीं हो पाए हैं। आधे फार्म भी समय खत्म होने को है, 1 महीने का समय 4 दिसंबर तक है, आधे भी अभी नहीं पहुंच पाए हैं। लोगों के पास फार्म ही नहीं पहुंच पाए हैं, बीएलओ मिल ही नहीं रहे हैं, बीएलओ नदारद हैं। आदेश ये है कि 3-3 बार घर जाएंगे, वो बूथ पे भी नहीं मिल रहे हैं, फार्म नहीं दे रहे हैं। फिर फार्म इतना जटिल बना दिया है कि उसे आम आदमी भर नहीं पा रहा ठीक से। 2003 की डिटेल भरनी है बहुत सारे फार्मों में, 2003 की वोटर लिस्ट ही नहीं मिल रही है। 2003 के जो नंबर भरने हैं उसमें एपिक नंबर और ये भरने हैं, वो प्राप्ति नहीं हो रहे हैं। बीएलओ से पूछते वो कहते हैं हमें पता नहीं है। अगर के शर्मा जी को लगता है कि इतना आसान काम है तो इसी जिले में 3 टीचर्स ने इस्तीफा दे दिया, अपनी नौकरी छोड़ दी है, जो 20-20 साल से नौकरी कर रहे थे, 15-15 साल से नौकरी कर रहे थे। सरकारी नौकरी कौन छोड़ता है? अगर इतना आसान है तो नौकरी छोड़ के क्यों भाग रहे हैं? जिस टीचर ने नौकरी छोड़ी है, मेरे पास उसका पत्र मौजूद है मेरे व्हाट्सएप पे, उसने लिखा कि हमें रात को 2-2 बजे फोन करके धमकाया जा रहा है, हमारा उत्पीड़न किया जा रहा है, हमें मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है। शर्मा जी को कृपया मुझे केवल इतना बता दें, ये 1 महीने में ही होना है, ये कोई वो कह गए थे अलादीन ने कह दिया था या बाबा आदम ने कहीं लिख दिया था कि 1 महीने में एसआईआर की प्रक्रिया होनी है? एक तरफ तो इसे आप बता रहे हो विशेष गहन पुनरीक्षण, ये इतना गहन है, इतनी जल्दबाजी में कर रहे हो आप। इसमें अगर आप 3 महीने का समय दे देते तो कौन सी आफत आ जाती, कौन सा ज्वालामुखी फट जाता, कौन सा पहाड़ टूट जाता। आप ये खेल कर रहे हो क्योंकि आपको बेईमानी करनी है। आप 1 महीने में खाना पूर्ति करके, और आपको जो विपक्ष की वोट काटनी है, और जिन समाजों की, जिन जातियों की आपको वोट काटनी है, आप ये कह दोगे कि हमने तो एसआईआर कराई थी, इन्होंने फार्म नहीं भरा इसलिए वोट कट गई। आप बहाना ढूंढ रहे हो वोट काटने का। और चित्रा जी, आखिर में एक बात और कह दूं मैं आपको, मैं जो ग्राउंड रियलिटी है वो बता रहा हूं आपको। बाकी प्रदेश में तो वोट काटी जा रही हैं और नोएडा में फर्जी वोट बचाई जा रही हैं, क्योंकि नोएडा में बीजेपी ने बहुत सारी फर्जी वोटें बनाई हुई हैं। जो ये शिकायतें हैं कि एक मकान में 150 वोट हैं, एक एड्रेस पे 200 वोट हैं, एक फोटो में कई वोट हैं, वो सारी नोएडा में ज़्यादातर। बीएलओ को ये निर्देश दिए गए कोई वोट काटनी नहीं है, इनके फार्म खुद भर के और वो कर दो, आप अपलोड कर दो। और बीएलओ घबराए हुए हैं कि कल को जब ये फर्जीवाड़ा पकड़ा जाएगा तो एफआईआर शर्मा जी इसका जवाब देंगे। अब नवल शर्मा जी बाकी लोगों को लेकर आना चाहेंगे। मलूक नागर जी भी हमारे साथ हैं, संजय सरकार जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवल शर्मा जी आपके पास आते हुए नागर साहब, उसके बाद नोएडा वाले मामले पर आप भी जवाब दीजिएगा, आप बहुत नोएडा में रहते हैं। लेकिन उसके पहले नवल शर्मा जी, जिस तरह के रिजल्ट बिहार में आए हैं उससे विपक्षी दल अब ज्यादा सतर्क हो गए हैं। एक तो उस रिजल्ट को लेकर इन लोगों की आशंका अभी तक है कि नहीं वो फेयर नहीं था, और वहीं दूसरी तरफ अब 12 राज्यों में जो ये चल रहा है प्रक्रिया, उसको लेकर इनका ये कहना है कि दरअसल चुनाव आयोग की मंशा ठीक नहीं है, आप लोगों के साथ मिलकर वो लोग खेल करना चाहते हैं। नवल शर्मा जी। जी चित्रा जी, देखिए
विपक्ष की समस्या एसआईआर नहीं है, इनकी समस्या अपनी घटती हुई पकड़ और उखड़ती हुई जमीन है। विपक्ष जानता है कि मतदाता सूची जितनी ज्यादा पारदर्शी होगी उतनी ही ज्यादा धुंधली इनकी राजनीति होगी जी। अगर हम बोले तो ये बोलेंगे कि चुनाव आयोग के प्रवक्ता बन रहे हैं, इसलिए डिस्क्लेमर के साथ मैं अपनी बात रखता हूं कि मैं चुनाव आयोग का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं जेडीयू का प्रवक्ता हूं। अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि जातियों के नाम काट दिए जाएंगे। देखिए बिहार में भी ऐसा ही बवंडर किया गया था कि अति पिछड़ा का नाम काट दिया जाएगा, पिछड़ों का काटा जाएगा, मुस्लिमों का नाम काटा जाएगा, और कुछ नहीं हुआ। और जानती है चित्रा जी, बिहार में उन क्षेत्रों में नाम जहां कटे वो एनडीए का स्ट्रॉन्ग होल्ड था, उन क्षेत्रों में एनडीए की मजबूत पकड़ थी, वहां वोट ज्यादा कटे। दूसरी बात यह कि ये काल्पनिक हवा फैला रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में समय कम दिया गया। उत्तर प्रदेश से चुनाव आयोग को कोई दुश्मनी है क्या? जितना समय बिहार में दिया गया था उतना ही समय उत्तर प्रदेश में दिया जा रहा है। अब देखिए जरा, बिहार में 25 जून से प्रक्रिया शुरू हुई थी। वो कह रहे हैं कि यूपी में 1 महीने में जल्दबाजी क्या है? उत्तर प्रदेश में 3 नवंबर से शुरू होगी और 7 चुनाव में तो भी टाइम है 2027 में, तो आराम से 3 महीने 4 महीने का वक्त लेकर आराम से तसल्ली से कर लेते। देखिए चुनाव आयोग को अपने संसाधनों पर, अपनी कार्य दक्षता पर, अपनी डिजिटल कार्य प्रणाली पर पूरा भरोसा है और बिहार के उदाहरण ने यह साफ कर दिया कि चुनाव आयोग अपने दायित्वों का निर्वहन करने में पूरी तरह सक्षम है। दूसरी और अहम बात है कि बीएलओ की मृत्यु को लेकर जिस तरह की बातें कही जा रही है, देखिए एक भी बीएलओ की मृत्यु हुई है वह दुखद है और उनके परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं, गहरी सांत्वना है। लेकिन अगर देखना यह होगा कि चुनाव एसआईआर शुरू होने के पहले जिन शिक्षकों की या जिन सुपरवाइजरों की मृत्यु हुई थी एसआईआर शुरू होने के पहले, क्या उनकी मृत्यु नहीं हुई थी? और चुनाव के बीच में अगर एसआईआर के बीच में ऐसे लोगों की मृत्यु होती है तो सीधे वर्कलोड की बात कहना मेरे हिसाब से शुद्ध राजनीतिकरण है और कुछ भी नहीं है। मामले की जांच हो, मेरा तो निवेदन है कि जिस बीएलओ की मृत्यु हुई है उसकी जांच हो, निष्पक्ष जांच हो। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि जरा इन लोगों से पूछिए कि इन लोगों ने बीएलए की नियुक्ति की है। अगर आप पर्याप्त मात्रा में बीएलए की नियुक्ति कर देते हैं, बूथ लेवल एजेंट की नियुक्ति कर देते हैं, तो आधी समस्या तो खुद खत्म हो जाएगी। तो जनता के प्रति आप अपनी कौन सी जिम्मेवारी का निर्वहन कर रहे हैं? अरे आप लोगों के पास इतनी बड़ी फौज है, सबके पास इतनी बड़ी फौज नहीं होगी ना। पार्टियों के लोग दावा और आपत्ति व्यक्त करें। हाँ, किसी आप कह रहे हैं कि बीएलए की नियुक्ति क्यों नहीं कर रहे हैं? आप लोगों के पास तो संसाधन है, इतनी बड़ी फौज है, बाकियों के लिए तो दिक्कत हो जाएगी ना। नवल शर्मा जी, चित्रा जी बस अंतिम लाइन हाँ जल्दी से पूरी करें। अंतिम लाइन में बोल दूं। देखिए बीएलए पॉलिटिकल पार्टियों से एफिलिएटेड होते हैं, उनके द्वारा नियुक्त होते हैं जो चुनाव प्रक्रिया में बीएलओ को सहयोग देते हैं जी। तो जरा पूछिए कि समाजवादी पार्टी ने अब तक कितने बीएलए की नियुक्ति की है? बता दीजिए राजकुमार भाटी जी। कांग्रेस पार्टी ने अब तक कितने बीएलए की नियुक्ति की है? हाँ, उसके बाद मलूक नागर जी। एक बात और मैं बता दूं कि विपक्ष अपनी जितनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल चुनाव आयोग और ईवीएम को घेरने में कर रहा है, अगर उतनी ही ऊर्जा का इस्तेमाल आम जनता से जुड़ने में करता तो शायद इनकी इतनी फजीहत नहीं होती। और बिहार में इतनी विभत्स फजीहत के बावजूद अगर इनकी भाषा ऐसी है तो फिर भगवान ही मालिक है। राजकुमार भाटी जी, ये रटा रटाया डायलॉग बोल देना कि विपक्ष क्योंकि कमजोर है, विपक्ष अपनी ड्यूटी निभा नहीं रहा इसलिए आपत्ति कर रहा है। पहली बात तो हमने बीएलए हर एक बूथ पे बना रखे हैं। आज भी मैं बीएलए की मीटिंग मैंने यही ग्रेटर नोएडा में ली, 100 बीएलए उसमें मौजूद थे। पिछले 4-5 दिन से हम रोजाना बीएलए की मीटिंग ले रहे हैं और बीएलए द्वारा दी गई रिपोर्ट जो मिली है हमें वही मैंने आपके चैनल पर बताई है। दूसरी बात, अगर चुनाव आयोग ठीक से काम नहीं कर रहा है, एसआईआर ठीक से होनी चाहिए, वोट सबके जिनके ओरिजिनल वोट है, जो असली वोट है वो सूची में रहने चाहिए। ये चिंता तो पक्ष और विपक्ष दोनों को होनी चाहिए। ये चिंता तो बीजेपी को, जेडीयू को भी होनी चाहिए। जेडीयू और बीजेपी अगर ये कह रहे हैं कि नहीं सब ठीक चल रहा है, ये वैसी आवाज उठा रहे हैं, इसका मतलब इनके मन में बेईमानी है। तीसरी बात, हम थोड़ी आपत्ति उठा रहे हैं, बीएलओ खुद उठा रहे हैं। जो बीएलओ नौकरी छोड़ने को तैयार है, मैंने बताया नहीं कहें तो मैं पढ़ के सुना दूं, पत्र पढ़ के सुना दूं। जो बीएलओ ने रिजाइन किया है उसका पत्र मेरे पास मौजूद है कि वो कितने दुखी हैं, कितने परेशान हैं। तो इन लोगों को इसकी चिंता क्यों नहीं है कि एसआईआर की प्रक्रिया पूरा समय लेके गंभीरता से एक एक वोटर तक जाके तसल्ली से होनी चाहिए, किसी के असली वोट कटने नहीं चाहिए। इसमें धांधली क्यों करना चाहते हैं? इसमें
धूल क्यों डालना मालूक चाहते नागर साहब, आप हैं? ये इसका चुनाव जवाब आयोग की दे हम दीजिए, क्यों उसके बाद मिलाना में, चाहते हैं? टीएमसी इसका के मतलब नेता इसके हमारे मन में साथ कोई हैं। इनके मन संजय में कोई सरकार जी, मैं बेईमानी फौरन है। आ रही हूँ चित्रा जी, आपके बस पास। एक मिनट का फौरन समय एक बार नहीं, बाकी लोगों की टिप्पणी ले लेती चित्रा जी, हूँ। सवाल मालूक मुझसे नागर इसके जी बस बहुत एक देर मिनट से का हमारे समय साथ मौजूद हैं। उनको अब चुनाव भी लड़ना है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के साथ। वो बार बार नोएडा का उदाहरण दे रहे हैं मालूक नागर जी, और इतनी जल्दबाजी किस बात की है, इस बात को लेकर भी वो सवाल खड़े कर रहे हैं। और आप लोग बड़े खुश हैं चुनाव आयोग जो कर रहा है, ये बात तो चुभ रही है। नागर साहब, चित्रा जी देखिए, दो चीजें बिल्कुल साफ हैं। अगर हम सही बात बोलते हैं तो चुनाव आयोग का फेवर कर रहे हैं, और संवैधानिक तरीके से या इस लोकतंत्र प्रजातंत्र में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे चुनाव आयोग का कोई भी आदमी बहस पे आ नहीं सकता। और विपक्ष अगर कुछ का कुछ बोले और आरोप लगाए और उनका हम जवाब दें, तो आरोप हम पे लगता है कि हम चुनाव आयोग का फेवर कर रहे हैं। हमारी स्थिति ऐसी है कि हम करें तो क्या करें। इस एसआईआर को दो तरीके से हम देख सकते हैं। एक तो जहां चुनाव बिल्कुल एकदम सर पे खड़े 3 महीने बाद, 2 महीने बाद, वहां बिल्कुल इमरजेंसी लगा के और 1 महीने में होना चाहिए, कुछ भी करो, कैसे ही भी करो। दूसरी तरफ जहां पे समय बाकी है, हमें ऐसा लगता है चुनाव आयोग संज्ञान लेगा और प्रजातंत्र में और देश हित में, देश की जनता के हित में, जहां चुनाव दूर हैं वहां टाइम दोबारा से मिलेगा। और देश की सभी चीजों में, चाहे वो इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने का हो, चाहे किसी भी लास्ट डेट का हो, अगर गुंजाइश होती है मतलब टाइम एक्सटेंशन होता है। तो हमें तो लगता है बीजेपी की बहुत सारी वोट पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश में, हमारी आरएलडी की वोट यानी कि एनडीए की बहुत सारी लोगों की अभी वोट बाकी है। तो इनको ही दर्द क्यों हो रहा, हमें भी दर्द है। चुनाव आयोग मुझे लगता है संज्ञान लेगा और टाइम बढ़ाया जाएगा। अरे आपका दर्द और दिखाई नहीं देता है ना, लगाते हैं कुछ का कुछ, विपक्षी दलों का दर्द तो अगर दिखाई ये नहीं देता, आपका आरोप दर्द दिखाई लगाते नहीं देता है हैं मालूक नागर चुनाव साहब आयोग पे जी, है जी, उनका दर्द तो दिखाई दोबारा देता बोले, है, क्या बोले आपका आप दर्द प्लीज? तो दिखाई नहीं देता है ना। आप कह रहे हैं कि आप भी दर्द में हैं पूरी प्रक्रिया को लेकर। नहीं, ऐसा नहीं है। जब इस देश में कौन है जो चुनाव हारेगा, तो वो ये कहेगा मेरी अपनी गलती है, हमारी लीडरशिप टॉप की जो है वो कमजोर है, या सो कॉल इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, या उसके बड़े नेता हरियाणा में जलेबी बनाते हैं, 50,000 लोग नौकरी लगा देते हैं। वहाँ बिहार में चुनाव चल रहा है, आमने सामने 12 सीटों पे टक 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 चुनाव लड़ रहे हैं, और यहाँ पे इमरती लड्डू बनाए जा रहे हैं। और राजनीतिक भाषा में चुनाव की कत्ल की रात है, 11 तारीख को चुनाव होना, 9 तारीख की शाम को चुनाव प्रचार बंद होना है, और वो मध्य प्रदेश में घूम रहे हैं। तो क्या ये कहेंगे कि हम अपनी गलती से हारे? कुछ तो कहना ही है, कुछ तो आरोप लगाना ही है, कुछ तो बोलना ही है, कुछ ना कुछ चुनाव आयोग पे लगाना है, कुछ ना कुछ हम पे लगाना है, एनडीए पे लगाना है। तो ये इनकी मजबूरी है। खिस्सानी बिल्ली खंबा नोचे, संजय सरकार जी, कुछ नहीं है तो कुछ तो बोलेंगे। क्या यही बात है, खिस्सानी बिल्ली खंबा नोचे? और बीजेपी और उसके गठबंधन दल ये भी कह रहे हैं कि आगामी हार को देखते हुए पहले से ही माहौल बनाना शुरू कर दिया गया है पश्चिम बंगाल में। एसआईआर की प्रक्रिया, बीएलओ को लेकर इतनी मौतें क्यों हो रही हैं? संजय सरकार जी, देखिए चित्रा जी, पहले तो आपको हम धन्यवाद देंगे इस कारण में, आप एक जनता के आवाज़ आपको चैनल के माध्यम से आप पूरा देश में दिखा रहे हैं। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस कारण में देने चाहता हूँ। धन्यवाद। चलिए थोड़ा पीछे से हम आने चाहते हैं, थोड़ा पीछे से, ज़्यादा पीछे नहीं। 14 तारीख से 14 तारीख नवंबर को बिहार में गांधी मैदान में एक नरेंद्र मोदी जी और राहुल गांधी के बीच में एक रेस हुआ था। एक 55 साल, एक 75 साल, दोनों को बीच में रेस मैदान में काफ़ी भीड़ था। नौकर चाकर से, अमित शाह से लेकर सब आ गया वहाँ पर, सब तमाम आदमी जितना था आगे। आने के बाद में रेस स्टार्ट हो गया। हम स्टार्ट होते हैं, राहुल गांधी 10 मीटर, 15 मीटर, 100 मीटर, 250 मीटर, तब तक नरेंद्र मोदी 100 मीटर तक क्रॉस नहीं करा। अमित शाह इशारा किया किसी को, एक आदमी बाइक लेके अंदर में घुस गया और उन नरेंद्र मोदी को सीधे बाइक से लेकर विनिंग पॉइंट में 800 मीटर में पहुंचा दिए। और वहां पर क्या हो गया, राहुल गांधी 400 मीटर क्रॉस नहीं कर पाए। तमाम मीडिया देगा प्रचंड जीत,
प्रचंड जीत तमाम मीडिया दिखाना चालू कर दिया है। अचानक जैसे हेलमेट खुला, हेलमेट खोलने के बाद अरे ये तो गणेश कुमार जी हैं, ये तो बाइक लेके यहाँ पर भी घुस गए हैं। लेकिन बंगाल का जो मिट्टी और धरती जो है ना, वो अलग किस्म का। यहाँ रेस जरूर होगा मोदी और नरेंद्र मोदी जी और ममता दीदी को बीच में। और यहाँ पर जो ये रहेंगे मैदान में, यहाँ बैरिकेड रहेंगे, किसी को घुसने का मतलब अनुमति नहीं रहेंगे। और देखिए हरा झंडा लेकर देखिए क्लियर दिखाते हैं ना, हरा झंडा लेकर क्लियर दिखाते हैं ना, झंडा को साथ में डंडा भी रहेंगे, तेल पिलाओन डंडा। अगर यहाँ से बाइक लेने के कभी कोशिश करेंगे तो सोच लीजिए दीदी तो 800 मीटर क्रॉस करके विनिंग पॉइंट में पहुंच जाएंगे। डंडा वाला बयान लालू प्रसाद यादव जी ने भी दिया था। और ये उम्र आप क्यों लेकर आ गए बीच में? मोदी जी 75 साल के हैं, ममता बनर्जी 70 साल की हैं। ये उम्र से क्या होता है संजय सरकार जी? हाँ, और कांग्रेस पार्टी इतनी प्यारी लग रही है, चुनाव के समय तो एकदम किनारे कर देते हैं आप लोग कांग्रेस पार्टी को। जरा बताइए, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी की एक भी सीट नहीं है, अभी तो बड़ी प्यारी लग रही है। जैसे ही चुनाव आएगा उसके बाद आप लोग राहुल गांधी पर भी हमला करना शुरू कर देंगे। खुद का गठबंधन तो बना नहीं पाते हैं, आ जाते हैं इधर वालों पर हमला करने के लिए। उम्र लाने की क्या जरूरत है? वो 75 के हैं, ममता दीदी 70 साल की हैं। हमला बिल्कुल 75 70 साल की है। फिर देखिए, मैं एक चीज बोलते हैं, मालिक अचानक पहुंच गया है। मालिक बहुत मतलब जो देख रहे हैं चारों तरफ से वोट चूड़ी लेकर चार बाट होने लगा है। मालिक बोले नौकर तुम ऐसे क्यों किया है? नौकर बोला मालिक हम एक्स्ट्रा 2ab का फॉर्मूला किया जाता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। एक्स्ट्रा 2ab आप ही बताया था मालिक, एक्स्ट्रा 2ab हमने दिया, कौन से गलती कर दिया मालिक? हम तो एक्स्ट्रा 2ab दे दिया आपको, हम तो इतना अच्छा दिया मालिक, आपको तो खुश होना चाहिए, हमको राष्ट्रपति बनाना चाहिए, पद्मश्री मिलना चाहिए, हर कुछ मिलना चाहिए। आप नाराज मत होइए मालिक। क्या बोल रहे हैं? मुझे तो समझ में भी नहीं आ रहे संजय सरकार जी। जब एंकर कोई नहीं समझ में आ रहे, हमारे दर्शक कैसे समझेंगे संजय सरकार जी? हम यहाँ का मिट्टी, यहाँ का जो मिट्टी है ना, बंगाल का जो मिट्टी है ना, ये मिट्टी तय करता है। यहाँ पर कोई मतलब जो धर्म मजहब के लड़ाई में नहीं आ सकता। ये मैं यहाँ पर अरे संजय सरकार जी, 2013 में वो लोग 3 विधानसभा जीते थे, 2021 में वो लोग 77 विधानसभा पर आकर खड़े हो गए हैं। कौन जिताया था आपको मालूम है? 2002 से लेकर 23 तक जो मतलब जो आदमी वहां पर जो मतलब बांग्लादेश में जिसको अत्याचार हुआ था, जो पीड़ित लोग थे, वो लोग यहाँ पर आए थे, बॉर्डर कार्ड बनाया था, वो लोग सोचा था मोदी जी है हम लोग को बचाएंगे। लेकिन आज का हुआ मथुआ को तरफ भगाने के लिए तैयार हो गया। नाम आज के आप बॉर्डर देखे, आप तो बॉर्डर में तो छोटा मोटा दिखा रहा है। हाँ। अगर 10 मुसलमान जाता है तो 1000 हिंदू जा रहे हैं बांग्लादेश की तरफ। ये हकीकत बात है, मैं आपको बता रहा हूँ। हिंदू मुसलमान की क्या बात हो गई? सुनिए ना चित्रा जी, हिंदू मुसलमान क्या हो गया? जो भी घुसपैठिया होगा उसको क्यों देश के संसाधनों का हक देना? हिंदू को जा रहा है। ठीक है, 26 में बोलिए के शर्मा जी। 26 में 26 सीट मिलने वाला नहीं। अरे तो जो बांग्लादेशी हिंदू है वो बंगाली हिंदू का हक मार रहा है। 25 से 245 सीट, तो ऐसे लोगों को तो बाहर ही करना चाहिए। सरकार बंगाल में बना रहा है। अब बोलिए के शर्मा जी, वो में आप लोगों के चश्मे में खाली मुसलमान दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन अब हिंदू भी पलायन कर रहे हैं, जा रहे हैं बांग्लादेश। जो बांग्लादेशी हिंदू आए थे इधर 90% मतलब जो 90% मुसलमान 10% हिंदू। टीएमसी के प्रवक्ता ने खुद एक बात स्वीकार कर लिया, एक बात टीएमसी के प्रवक्ता ने खुद स्वीकार कर लिया कि पश्चिम बंगाल में घुसपैठिए हैं, इसीलिए बॉर्डर से वो भाग रहे हैं। ये खुद ये आइडेंटिफाइड कर रहे हैं कि एनसीआईबी का रिपोर्ट और अब वो डर के मारे एसआईआर के डर से वो भाग रहे हैं बॉर्डर पे। ये कह रहे हैं लाखों की संख्या है वहां पर। मैं उसमें हिंदू मुसलमान नहीं ढूंढ रहा हूँ। कैसे घुसा है? अब इनको बंद कराइए प्लीज। अपनी अपनी बारी में बात करना थोड़ा सा। एनसीआईबी का रिपोर्ट मतलब चित्रा जी थोड़ा सा डाउन करना। 15 दिन पहले एनसीआईबी रिपोर्ट इन्होंने खुद ममता बनर्जी की पोल खोल दी है। इस समय आपके चैनल में ममता बनर्जी की पोल खोल के रख दी कि लाखों लोग बॉर्डर क्रॉस करके बांग्लादेश जा रहे हैं। हाँ। इसका मतलब है कि वहां पर घुसपैठिए हैं निश्चित तौर से। ये तो इन्होंने सर्टिफाइड कर दिया। लेकिन मैं 2 बातें और करना चाहता हूं। पहली बात मैं क्लियर कर दूं कि जो एसआईआर की प्रक्रिया है ये 1 महीने की नहीं है।
इस झूठ से बचना चाहिए। ये 1 महीने का कार्रवाई नहीं है। आपको भी पता है कि बिहार के अंदर जून से चालू हुआ था और सितंबर में लास्ट वोटर लिस्ट आया था। इसी तरह से यहाँ भी 3 महीने की प्रक्रिया है। यहाँ जो बैठे हैं समाजवादी पार्टी के और कांग्रेस के लोग, ये इसी तरह डरा डरा के लोगों को धमका के और लोगों के अंदर डर पैदा करना चाहते हैं। ठीक है, 1 महीने की। हाँ, आलोक शर्मा जी, मैं आपके पास आ रही हूँ एक बार जल्दी से। संजय सरकार जी, ये तो मान गए ना बांग्लादेशी घुसपैठिया भाग रहे हैं। मैं भाटी जी से ये कहना चाह रहा हूँ कि भाटी जी पहले ये समझ लीजिए, आप ये कह रहे हैं कि इनके पास इतने संसाधन हैं, इतनी फौज है। अरे साहब, हमारे पास संगठन है। आपके पास क्या है ये आप अच्छे से जानते हैं। कांग्रेस के पास तो कुछ नहीं है, एक कार्यकर्ता नहीं है। लाइन ऑफ कंट्रोल नीचे कोई कार्यकर्ता आपके पास नहीं है, इसलिए आपको डर है। करता है आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो, समझ गए। और अंदर में है हमारे पास घुसपैठी ऑर्गेनाइजेशन के हैं, संगठन के हैं, इसलिए हम नीचे काम कर रहे हैं। सुपर मॉनिटरिंग कौन करता है? प्रधानमंत्री के दफ्तर में रॉ रिसर्च एनालिसिस हुए, इतना भी नहीं जानते हैं। अगर तो इसलिए अब इनको तो अमित शाह को जाकर पूछिए, संजय जी को बता दीजिए कि ममता बनर्जी का पोल खोल दिया है। अब हमारी बात सही साबित हो रही है। इंटेलिजेंस ब्यूरो, संजय जी, हमारी बात सही साबित हो रही है। ये आपने बता दिया है कि लाखों लोग बॉर्डर पे खड़े हैं। 5 करोड़ घुसपैठी हिंदुस्तान में है। ये हम नहीं बोल रहे। आपको तो सबको निकाला ही जाएगा, का फुल फॉर्म क्या है? सबको निकाला जाएगा। आपके बचाने यही चिल्लाती थी ना ममता बनर्जी की रोहिंग्या का कोई वोट नहीं काट सकता, रोहिंग्या को कोई बाहर नहीं निकाल सकता, बांग्लादेशी घुसपैठियों को कोई बाहर नहीं निकाल सकता। अपनी जान पे खेल जाऊंगी। अब देखें आप कैसे बाहर निकल रहे हैं। बोल नहीं अब देखें कैसे बाहर निकल रहे हैं। गोमूत्र यूनिवर्सिटी से पढ़ के आते हैं, अपने आप निकल रहे हैं। जो पढ़ के आता है अभी तक ये चिल्लाती थी ना ममता बनर्जी, जो धमकियां देती थी, वो सारी धमकियां खत्म हो गई। ये सारी धमकियां खत्म हो गई दादा। अब ये सब दिमाग मत लगाओ, चिल्लाओ मत। यहाँ पे रिपोर्ट दिया है 15 तारीख को, बॉर्डर पे जाके लोग खड़े हो गए हैं ना। ये आपकी हकीकत है। आलोक शर्मा जी के पास जल्दी से जाते हुए, आलोक शर्मा जी, आपकी टिप्पणी आपने सुन लिया। उन्होंने आरोप लगाया, वो कह रहे हैं हमारे पास तो संगठन है, पूरे संगठन के लोग जमीन पर काम करते हो। ठीक है संजय सरकार जी, आलोक शर्मा जी बोलेंगे अब। आलोक जी, देखिए, उनके पास बिल्कुल बिहार में संगठन था। 71,000 करोड़ का सीएजी ने पता किया, उसका कहीं पर पता ही नहीं था। नोटबंदी का पैसा भी है, पीएम केयर्स फंड का भी है, इलेक्ट्रोल बॉन्ड का भी पैसा है, सारे पैसे हैं उनके पास। तो संगठन मजबूत है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये बिल्कुल सच बात है कि बीजेपी के पास संगठन मजबूत है, क्योंकि भ्रष्टाचार का भयंकर पैसा वो संगठन पर खर्च करते हैं। अब वापस आते हैं बांग्लादेशी पर, घुसपैठियों पर। झारखंड में चुनाव था तो झारखंड में अमित शाह जी के पीछे पीछे सब पल्लू पकड़ के घुसपैठिए वहां चले गए थे। फिर उसके बाद दिल्ली में आ गए थे वो सब। दिल्ली का चुनाव हुए लगभग 10 महीने हो गए आज। कितने बांग्लादेशी घुसपैठिए दिल्ली से निकाल दिए। एक दिन एबीपी न्यूज इस पर भी चर्चा कर ले। इसके बाद अब वो सारे घुसपैठिए बिहार में चले गए थे। अब बिहार का चुनाव समाप्त हो गया, बिहार में कोई घुसपैठिया नहीं। अब ये सारे घुसपैठिए बांग्लादेश पश्चिम बंगाल में चले गए। दुर्भाग्य यह है कि इलेक्शन कमिश्नर से जब पूछा गया कि कितने घुसपैठियों के वोट पकड़े आपने, तो सबके मुंह पर टेप लग गई। आज फिर घुसपैठिया चालू हो गए। बांग्लादेशियों के वोट नहीं होने चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। अरे भाई, नहीं होना चाहिए। 11 साल से वो चाणक्य जो बैठा है दिल्ली में, क्या वो दिल्ली से भी घुसपैठिए नहीं निकाल पाया? इतनी कमजोर सरकार है, इतना निकम्मा गृह मंत्री है। मुझे लगता है कि पूरी का पूरा एक षड्यंत्र है। 65 लाख वोट योगी दल ही तो कह रही है कि बॉर्डर पे खड़े हैं। विपक्ष ने आवाज उठाया, वहां शर्म नहीं आ रही है सुनने में। लाखों लोग खड़े हैं, बिल्कुल निकम्मा गृह मंत्री। बोगस सरकार, नहीं सुन पा रहे हो बातें। बोगस सरकार है बिल्कुल, जो हमेशा आज भी विपक्ष से सवाल पूछती है। भाषा आलोक शर्मा जैसा बदतमीज आदमी बोगस सरकार है। आलोक शर्मा जैसा बदतमीज बोल सकता है टीवी चैनल में बैठ के। यही तो कह रहा हूँ, ये बदतमीजी की हद है। घुसपैठिए ये गृह मंत्री को इस तरह की आप नहीं निकल पा रहे हैं। आलोक शर्मा अपनी औकात पर है, अपनी औकात दिखा रहा है। बात करेंगे। ये बदतमीजी राजकुमार भाटी जी, राजकुमार भाटी जी, गृह मंत्री को एक्सपोज करते हैं, इनको मिर्ची लग गई। राजकुमार भाटी की भाषा है। इलेक्शन कमीशन को एक्सपोज करते हैं तो बीजेपी को मिर्ची लगती है। राजकुमार भाटी पूछ रहे हैं कि 65 लाख जब वोट। एनडीए के 3 प्रवक्ता बैठे हैं आपके चैनल पे जी। तीनों प्रवक्ताओं को ये समझना चाहिए कि ये एसआईआर की प्रक्रिया ना तो बीजेपी कर रही है, ना जेडीयू कर रही है, ना आरएलडी कर रही है। ये चुनाव आयोग कर रहा है।
और उसमें अगर कोई कमी है, हम उसमें सुधार की मांग उठा रहे हैं, तो ये सबको उठानी चाहिए। ये इसे अपना काम क्यों मान के सफाई दे रहे हैं? ये सफाई दिए जा रहे हैं लगातार। अभी तीनों प्रवक्ताओं ने कहा कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस झूठ बोल रही है, जो ये कह रहे हैं कि उससे दबाव के कारण बीएलओ ने सुसाइड कर लिया। मैं कह रहा हूं बीएलओ अपनी पीड़ा खुद बता रहे हैं। क्या बीएलओ की आपको चिंता नहीं है? मैं तीनों प्रवक्ताओं को, तीनों भाइयों को और खास तौर से मलूक नागर जी को मैं बताना चाहता हूं कि जिस अध्यापिका ने इस्तीफा दिया है नोएडा में, उसका नाम है श्रीमती कविता नागर। कविता नागर, उन्होंने पत्र में लिखा है कि प्राइमरी विद्यालय हाजीपुर की अध्यापिका हूं, पिछले 20 वर्षों से विभाग में सेवा दे रही हूं, लेकिन मेरे परिस्थिति ऐसी होगी, मेरे ऊपर इतना मानसिक दबाव है, अधिकारियों का रवैया बहुत ही दुखद है, जिसके कारण मैं मानसिक रूप से बहुत परेशान हूं। अगर ये बीच में न चलना है, मैं किसी के बीच में एक शब्द नहीं बोला, कृपया मेरी बात खत्म कर लें जल्दी से। अगर कविता नागर कह रही है कि मेरे ऊपर इतना मानसिक दबाव है और वो अपनी नौकरी छोड़ने को मजबूर है, सरकारी नौकरी लेटर मत पढ़ो यहाँ पर। मलूक नागर साहब, चित्रा जी से आप कंट्रोल क्यों नहीं अपनी अपनी बारी में बोलेंगे, अपनी अपनी बारी में बोलेंगे, अपनी अपनी बारी में। चित्रा जी से आप बदतमीज आदमी को चुप क्यों नहीं करते? बदतमीजी करता है, जल्दी से 2 लाइन में मलूक नागर जी, जल्दी से 2 लाइन, झूठी बातें करता है। 2 लाइन में चित्रा जी, वक्त नहीं है, चित्रा जी, हाँ बोलिए। हाँ 2 लाइन में चित्रा जी, वो राजकुमार भाटी जी ने जो कहा है, उन्होंने शायद मेरी बात सुनी नहीं थी। मैंने तो समय के लिए पहले ही कहा है कि समय संज्ञान लेगा और मिलेगा, तो मेरी लाइन तो बिल्कुल क्लियर थी। और जहां तक बात है गुजरों का जिला है नागर भाटी और बाकी सारे गोत्रों का, तो कहीं ना कहीं नागर होगी या भाटी होगी, कोई ना कोई तो होगा ही। और अगर किसी के साथ भी गलत होता है तो जांच में बात सामने आ यही तो बात है कि जांच होगी तो सच सामने आएगा। लेकिन अभी अपनी अपनी सहूलियत से इल्जाम लगाने का दौर लगातार जारी है। लेकिन एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर और बीएलओ की ये जो लगातार मौत हो रही है, यकीनन इसको तत्काल प्रभाव से रोकने के लिए क्या कदम अब उठाया जाएगा, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। अभी के लिए दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।